हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 10 है जिसमें पढ़ेंगे कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ओशनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो चलिए आज हमारा ये प्रवाल भित्ति का टॉपिक हम शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है फ्रेंड्स, एक बार सुन लेना, एक बार सुनने से ही आपको लर्न हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखो परवाल भित्ति। परवाल क्या होता है? एक ये जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है। और भित्ति यानी कि दीवार, यानी कि जो दीवार परवाल से बनी है, जो वो परवाल जीव है ना, उनसे बनी होती है वो दीवार, उसी को बोलते हैं कोरल रीफ या परवाल भित्ति। अब ये दीवार कैसे बनती है, ये भित्तियाँ कैसे बनती हैं वो देखिए। परवाल जो जीव है, समुद्री जीव है, उसका दूसरा नाम है मूंगा। परवाल बोल सकते हैं या मूंगा बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक समुद्री जीव होता है फ्रेंड्स। ये निष्क्रिय जीव होता है। ये जहाँ पे जन्म लेता है ना, वहीं पे ही मर जाता है और ये बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे पाए जाते हैं। और ये उष्ण क्षेत्र जो होते हैं ना, जहाँ पे उष्ण धाराएं चलती हैं समुद्रों में, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। लगभग 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो परवाल होता है ना, ये एक सॉफ्ट स्पंज की तरह होता है। ये जीव सॉफ्ट स्पंज की तरह होता है और जब ये मर जाता है तो क्या होता है, ये घरौंदा सा बनाता है। क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये जीव होते हैं, जो इनका शरीर होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और जब ये मर जाते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो परत दर परत, मान लो एक जीव इकट्ठे थे, ये मान लो 100 200 500 1000 इकट्ठे हैं और वो मर गए किसी कारण से, तो क्या होगा, जो वो उनका ऊपरी जो शरीर की जो खोल थी ना, वो परत दर परत एक के ऊपर एक इस तरह से जमने लग जाएगी। तो वो दीवार की तरह दिखाई देगा। वो दीवार की तरह दिखाई देगा ना, उसी को ही बोलेंगे परवाल भित्ति फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो मैंने लिख रखा है वो आपको ये अपने शब्दों में समझा दिया, यही लिख रखा है। आप फिर भी इसको नोट करना चाहें तो आप लिख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, परवाल भित्ति जो होती है वो किन किन जीवों के शरीर की खोल जमने से बनती है। देखो, फोरामिनीफेरा जो हमने परसों वाली क्लास में किया था, जो डिपोजिशन में जो निक्षेप पड़े थे, उनमें जो जैविक जो जीव थे, जैविक जो निक्षेप थे, उनमें था फोरामिनीफेरा। जब वो जीव मर जाए और उसका जो शरीर है, उसकी खोल है, वो जम जाए। ऐसे ही जो परवाल या मूंगा है वो शैवाल, नूपीपोरस, ये सारे के सारे जो जीव है ना, ये जब मर जाएं और उनका शरीर जो है उसकी खोल परत दर परत जमने लग जाए तो दीवार की तरह जम जाएंगे और तभी बनेगी परवाल भित्ति। कौन से जीव हैं? फोरामिनीफेरा, परवाल, शैवाल, नूपीपोरस। क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ये हैं, इनमें से 3 दे देंगे, एक कोई और दे देंगे और उसमें असंगत छांटना आएगा। ठीक है, आगे है परवाल। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो परवाल भित्तियाँ हैं वो कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। ये है 25 डिग्री से उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है। 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये तो एग्जैक्ट है। वैसे है कि 20-21 डिग्री जो अक्षांश हैं वहाँ से लेके और 25-26 से लेके 30 तक ये पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आए ना तो आप यही टिक करके आएंगे, 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जो परवाल भित्तियाँ हैं वो ज़्यादातर पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, ये उष्ण क्षेत्र हैं और जो परवाल भित्तियाँ होती है ना, वो उष्ण क्षेत्रों में ही बनती हैं। ठीक है, आगे हैं इनकी जो ये परवाल भित्तियाँ हैं, इनके बनने के लिए जो आवश्यक जो दशाएं हैं वो, तो देखिए, जो पहला है समुद्री जल का टेम्परेचर। जो समुद्र का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जहाँ पे ये सर्वाइव कर जाएं। समुद्र में है ना, जहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होगा ना, वहीं पे बनेंगी परवाल भित्तियाँ। क्यों? क्योंकि ये अधिक ठंडे पानी में ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, आगे है महाद्वीपों के पूर्वी तटीय जो भाग हैं, वहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं वो गर्म जल लाती हैं, तो वहाँ पर बनते हैं कोरल रीफ। ठीक है, आगे फ्रेंड्स, सागरीय गहराई कि कितने गहरे सागर के पानी में जो ये कोरल रीफ हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, जो परवाल भित्तियाँ होती हैं, जो परवाल होते हैं, ये कहाँ बनते हैं? ये समुद्री मगन तटों के सारे पनपती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये जीव होते हैं ना, ये समुद्री जो मगन तट होते हैं
वहीं पे ही रह पाते हैं। ये 60 मीटर की गहराई तक निर्मित हो जाती हैं। ज़्यादा गहराई पर ये नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अगर मान लो एक गहराई पर, अधिक गहराई पर जाएंगे तो क्या होगा, जो सनलाइट है ना वो इनको नहीं मिल पाएगी। अगर सनलाइट इन्हें नहीं मिलेगी तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और ये मर जाएंगे। हमने डिपोजिशन वाले में भी पढ़ा था कि 180 मीटर की गहराई के बाद जो सनलाइट है वो बिल्कुल भी समुद्र में नहीं पहुंच पाती है। तो जो ये मूंगा जो जीव है, जो परवाल जो जीव है, वो 60 मीटर गहरे पानी में ही निर्मित होते हैं। इससे नीचे गहराई में ये नहीं निर्मित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते। सनलाइट नहीं मिलने के कारण ये अपना भोजन वहाँ नहीं बना पाते। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स, एक ये पॉइंट और देखिए, लेगून क्या होते हैं। समुद्र में खारे पानी की झीलें जो तीन ओर से तो भूमि के द्वारा घिरी हों और एक पतले भाग से समुद्र से जुड़े हों, उन्हीं को बोलते हैं लेगून। जैसे खाड़ी होती है इसी तरह होते हैं। आगे तीसरा पॉइंट था उसका, जहाँ पे जो परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं वो देखिए, उनके लिए आवश्यक जो दशाएं थी। तीसरा है सागरीय जल की लवणता। सागर के जल में कितनी लवणता होनी चाहिए। अधिक लवणता वाले जो भी क्षेत्र होते हैं ना, जिन भी सागर के पानी में अधिक लवणता होती है, वहाँ पे जो परवाल भित्तियाँ हैं, वो परवाल जो जीव होगा ना, वो परवाल जीव पनपेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधिक लवणता वाले जल में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अधिक हो जाता है। लेकिन ये जो होते हैं परवाल जो होते हैं ना, उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। परवाल को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जिस पानी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी ना, वहीं पे ही जो कोरल रीफ्स हैं वो बनेंगी, वहीं पे ही जो परवाल जीव है वो पैदा होगा। और पैदा ही नहीं होगा तो मरेगा कैसे? मरेगा नहीं तो परवाल भित्तियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, इसीलिए जो सागरीय जल है ना, उसका अधिक लवण नहीं, वो नॉर्मल लवणता वाला जो वाटर होता है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कोरल जो जीव हैं ये वहाँ पे पनपे और अपना भोजन भी वहाँ पे बनाएं, और वो मान लो समय के साथ साथ वो मरेंगे तभी वहाँ पे रीफ्स बनेंगी। ठीक है, ये कम लवणता वाले जल में ही पैदा होंगे। आगे है फ्रेंड्स, तली अवसाद तलछटों का जमाव। क्या कह रहा है, जो सी है ना, जो समुद्र है, वहाँ पे समुद्र की जो तलहटी है, जो तली है, उसमें जो अवसाद जमा हो जाते हैं ना, वहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अवसाद हैं। और जो ये मूंगा है, जो परवाल है, उसकी जो खोल है ना, उसके अंदर क्या है, वो अवसाद भर जाएगा, वो गाद मिट्टी भर जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे वो सांस नहीं ले पाएंगे, और न ही तलहटी में ज़्यादा सनलाइट मिल पाती है, जहाँ पे वो भोजन भी नहीं बना पाएंगे। इस वजह से तलहटी में जो मूंगा जीव है वो नहीं पनपता है और वहाँ पे परवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला है फ्रेंड्स, वायु की दिशा। वायु की दिशा है, जिन क्षेत्रों में ठंडी वायु चल रही है वहाँ पे जो जल होगा वो भी तो ठंडा होगा ना, तो ठंडे जल में कभी भी परवाल जन्म नहीं लेता, इसलिए वहाँ पे परवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। जो परवाल जन्म लेता है वो लेता है 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, वहीं पे ही ये पाया जाता है परवाल जीव, और वहीं पे ही परवाल भित्तियाँ होती हैं ज़्यादातर। अगला है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल में लवणता कम होगी, जिससे जो परवाल होता है ना, उसके पोलिप जो हैं वो नहीं पनप पाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे परवाल जो जीव है वो नहीं होगा, न ही वहाँ पे परवाल भित्तियाँ होंगी जहाँ पे स्वच्छ जल होता है, क्योंकि उनको लवणता की ज़रूरत होती है ताकि वो कैल्शियम ले सकें उससे। ठीक है, आगे है खुला सागर। खुला सागर जो होता है उसमें जो मगन तट होते हैं ना, मगन तटों पर कम गहराई वाले जो क्षेत्र होते हैं 60 मीटर की गहराई तक, वहाँ पे जो परवाल जीव होगा उसका निर्माण होता है, परवाल पनपते हैं, जन्म लेते हैं। और जब ये परवाल लहरों के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, कैसे? जो लहरें आएंगी ना उनमें लवणता होगी, और जो कम गहराई है जिसकी वजह से सनलाइट मिल रहा है तो उसको सनलाइट भी मिल रहा है, और जो पानी है उसमें जो लवणता युक्त पानी है उसमें ऑक्सीजन भी तो है, लवणता भी मिल गई और सनलाइट भी मिल गया और ऑक्सीजन भी मिल गया। ये सबसे बेस्ट स्थिति होती है जहाँ पे जो ये परवाल है वो पनपते हैं और वो बढ़ते हैं। ठीक है, समुद्री तटों पर लैगून में परवाल विकसित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैगून का पानी होता है ना उसमें लवणता की अधिकता होगी, लवणता की अधिकता होगी तो उसमें क्या है, उसमें कैल्शियम कम होगा, जिसकी वजह से जो ये इनका खाना है वो नहीं बन पाएगा, भोजन नहीं बन पाएगा और ये मर जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो लैगून है ना उसमें अवसाद यानी कि गाद मिट्टी वगैरह भी अधिक होते हैं, और फिर जो कोरल होते हैं, जो परवाल होते हैं ना, उनमें वो गाद मिट्टी भर जाती है और वो
ज़्यादा नहीं पनप पाते और वो मर जाते हैं। इसीलिए क्या है, जो खुला सागर है उसमें तो बेस्ट एरिया होता है इनके जन्म लेने का और इनके पनपने का, लेकिन जो लेगून्स होते हैं ना वहाँ पे नहीं बनते हैं ये। अगला है फ्रेंड्स समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं जो हैं वो जो कोरल रीफ्स होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ गर्म जल धारा वाले क्षेत्रों में विकसित होंगे। जहाँ पे ठंडी धाराएं चलती हैं ना, जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे जो ये कोरल रीफ्स होते हैं ये कभी भी नहीं पाए जाते, क्योंकि ठंडे एरिया में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जो कोरल जीव होते हैं वो, इसीलिए वहाँ पे कोरल रीफ्स भी नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है अंतः सागरीय चबूतरा। ये परवाल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जो अंतः सागरीय चबूतरा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो अंतः सागरीय चबूतरा होगा ना वहाँ पे बहुत सारे जो परवाल हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहेंगे और जब मरेंगे ना तो वहाँ पे भित्ति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो अंतः सागरीय चबूतरा होता है वहाँ पे क्या है, इनको ये सारा का सारा अपना भोजन बनाने का जो मटेरियल है, लवणता है, सनलाइट है, ये सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे ये परवाल जीव जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये मरते हैं तो परवाल भित्ति अच्छे से बहुत बड़ी सी भित्ति बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीव थे। ठीक है, इसलिए अंतः सागरीय चबूतरा भी परवाल भित्ति का बनने का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस होता है ये। आगे है वनस्पति। जो परवाल होते हैं ना वो अपने सहजीवी वनस्पति पर निर्भर होते हैं फ्रेंड्स। परवाल जो जीव होते हैं वो अपनी सहजीवी वनस्पति होती है उस पर निर्भर होते हैं और इन जीवों के द्वारा परवाल को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो इस वनस्पति के द्वारा CO2 में बदल दी जाती है। क्या करते हैं जो परवाल जीव हैं वो उनकी जो सहजीवी जो वनस्पति है उसके ऊपर निर्भर होंगे। कैसे, जो सहजीवी जो वनस्पति होती है ना, वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को ऑक्सीजन में बदलते हैं। जब ऑक्सीजन में बदल देते हैं ना तो क्या है, जो परवाल जीव है उसको भोजन बनाने के लिए वहाँ पे अपने जो ऑक्सीजन है वो मिल जाती है और वो भोजन बना के अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, और उनको सांस लेने में भी हेल्प करती है। तो ये है वनस्पति जहाँ जो कि परवाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। जो परवाल भित्तियाँ हैं उनको दो तरह से बांटा गया है, उत्पत्ति और आकृति के आधार पर और दूसरा है स्थिति के आधार पर। ठीक है, पहला देखते हैं उत्पत्ति और आकृति के आधार पर है तटीय परवाल भित्ति। देखिए जो तट के सारे जो मगन तट होते हैं ना, महाद्वीपों के जो मगन तट होते हैं वहाँ पे जो परवाल विकसित होते हैं और फिर वो मर जाते हैं और फिर जो भित्तियाँ बनती हैं वो हैं तटीय परवाल भित्ति। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो तट के सहारे पर विकसित होते हैं ये हमेशा पानी के अंदर विकसित होते हैं, अगर पानी से बाहर आ गए तो ये अपरदन के द्वारा समाप्त हो जाएंगे। तीव्र ढाल होता है सागर की ओर, कभी कभी परवाल भित्ति और तट के बीच एक लैगून बन जाता है। यहाँ जो ये भित्ति हैं ये मरने लगती हैं और जमने लगती हैं, इस लैगून को बोट चैनल भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जो तटीय परवाल भित्तियाँ होती हैं ना वो जो महाद्वीपीय मगन तट होते हैं उन पर ये विकसित होती हैं, लेकिन जो पानी का एरिया होता है ना उधर पानी की साइड ये बनते हैं। और जब ये बाहर आ जाते हैं, मान लो वो सी लेवल कम हो गया है वहाँ पे और ये परवाल भित्तियाँ थी ये बाहर आ गई तो ये मर जाएंगी। ठीक है, और जो सागर की ओर इनका तीव्र ढाल होता है इन भित्तियों का, और क्या होता है कि जब लैगून बन जाता है ना, ये सागर है और ये यहाँ पे कोई और यहाँ पे ये वाटर है, तीन ओर से ये ज़मीन से गिरा और यहाँ पे ये पतली सी लाइन खाड़ी सी ये नाली सी होती है उसके द्वारा ये समुद्र में मिला होता है ये वाला। तो ये वाला जो एरिया होता है ये लैगून होता है ना, जब यहाँ पे परवाल भित्तियाँ आ जाती हैं पानी के साथ बह के तो क्या होता है, लैगून वाले एरिया में लवणता अधिक होती है जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और ये मर जाएंगी। और ये लैगून वाला जो एरिया होगा ना इसी को ही बोलते हैं बोट चैनल। ठीक है, आगे है फ्लोरिडा, अंडमान निकोबार आइलैंड, मलेशिया द्वीप, राकाउ द्वीप, ये सारे के सारे जो भी क्षेत्र है ना यहाँ पे परवाल भित्ति बनती है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स अवरोधक परवाल भित्ति या बैरियर रीफ्स। ये जो परवाल भित्ति होती है अवरोधक परवाल भित्ति ये समुद्र से कुछ दूरी पर बनती है और इनका जो ढाल होता है वो सागर की ओर होता है और इसकी जो चौड़ाई होगी ना इस भित्ति की वो 300 मीटर तक होती है। जो अवरोधक परवाल भित्ति होती है वो समुद्र से कुछ दूरी पर बनती है और इसका ढाल होता है सागरों की ओर, समुद्र की ओर, और इसकी चौड़ाई 300 मीटर तक हो सकती है। आकार इनका बड़ा होता है जिसके कारण ये समुद्र में डूबी हुई होती हैं। ठीक है,
कई बार ये कहीं कहीं से ये जो प्रवाल भित्ति होती हैं ये टूटी हुई होती हैं और समुद्र में द्वीप की तरह दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, टूटी होने के कारण इनमें लैगून भी दिखाई देते हैं और कभी कभी एक भित्ति के सारे सारे दूसरी भित्ति भी बनने लग जाती है। ठीक है, दूसरी भित्ति भी बनने लग जाएगी और सी लेवल बढ़ने के कारण ऐसा होता है कि एक भित्ति है ये टूटी फूटी सी है और इसी के सारे दूसरी भित्ति बनने लग जाती है। इसका कारण है सी लेवल का बढ़ना। ठीक है, और जो अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है उसका ढाल होता है 45 डिग्री से लेके, या तो 45 डिग्री होता है या फिर 15 से 25 डिग्री तक होता है इसका ढाल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्वींसलैंड तट पर 2000 किलोमीटर लंबाई में है और इसकी चौड़ाई है 16 से 114 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बन गया कि संसार का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर तक, चौड़ाई है 16 से 114 किलोमीटर तक। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी जो तट है वहाँ पे 80 किलोमीटर दूर और पूर्व में 240 किलोमीटर दूर जो ये बैरियर रीफ्स हैं, ये कोरल रीफ्स हैं, ये पाए जाते हैं। अच्छा, अगला है, ये है न्यू कैलिडोनियन रीफ। जो न्यू कैलिडोनियन जो ये रीफ है ना, ये भी बैरियर रीफ का ये एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं बैरियर रीफ के, एक तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि संसार का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, और दूसरा है न्यू कैलिडोनियन रीफ जो कि ये बैरियर रीफ है, इसका ही एग्जाम्पल है। हमने ये बैरियर रीफ यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति भी पढ़ ली है, जो कि समुद्र से कुछ दूरी पर बनती है और सागरों की ओर इसका ढाल होता है, और ये मैक्सिमम 300 मीटर तक होती है और बड़ा होने के कारण ये समुद्रों में दिखाई देती है। कहीं कहीं है ना ये टूटी फूटी होती है और इसके सारे सारे और जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो भी बननी शुरू हो जाती हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगली देखते हैं तीसरी, जो आकार के आधार पर तीसरी जो भित्ति है प्रवाल भित्ति, वो देखते हैं एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति। एटोल या फिर वलयाकार प्रवाल भित्ति कौन सी होती है? जिसकी शेप घोड़े की नाल या फिर अंगूठी की तरह दिखाई देना, वही होती है एटोल या फिर वलयाकार प्रवाल भित्ति। ठीक है, ये देखिए इस तरह से होती है। डेविस महोदय ने इस भित्ति को बहुत ही अद्भुत रचना माना है। किसने माना है? डेविस महोदय ने बहुत ही अद्भुत रचना माना है एटोल को। ठीक है, इन एटोल के बीच में क्या होता है? लगून होते हैं। क्या होते हैं? लगून होते हैं। ये कहीं कहीं से कटी फटी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये देखिए क्या है ये यहाँ पे जो वो प्रवाल हैं उनका शरीर था, वही तो जम जम के ये भित्तियाँ ऊंची हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से ये कटी फटी हैं तो यहाँ पे लगून बन गया कि समुद्र का पानी है वो यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा सा स्पेस था यहाँ पे, और ये भित्ति है, ये दीवार है। ठीक है, इनको बोलते हैं एटोल भित्ति, जो कि इनके बीच में लगून पाए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये द्वीप की तरह भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो ये द्वीप की तरह उठी हुई दिख रही हैं और बीच में लगून है, तो इस आधार पर जो ये डेविस महोदय थे इनको 3 प्रकार से बताया उन्होंने। कौन सा है 3 प्रकार? पहला देखिए, वह एटोल जिसके बीच में द्वीप पाए जाते हैं। देखो ये प्रवाल भित्ति है, यहाँ भी प्रवाल भित्ति है, लेकिन यहाँ पे द्वीप है। ठीक है, दूसरा है वह एटोल जिसके बीच में द्वीप नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है जब एटोल बनी ना, वो प्रवाल भित्ति बनी ना, तब उसके बीच में पहले कोई भी द्वीप नहीं था। ठीक है, बाद में बना होगा, पहले नहीं था। इस आगे देखते हैं एटोल का एग्जाम्पल देखिए। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास विकनी एटोल, प्रशांत महासागर में है, हवाई द्वीप के पास है, और एटोल का नाम है विकनी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिजी द्वीप। फिजी द्वीप के पास है फिजी एटोल, और एक है एलिस एटोल, और अगली है फुनाफुटी एटोल। ये सारी की सारी जो हैं ये प्रशांत महासागर में ये हैं, और प्रशांत महासागर में जो ये एटोल बनते हैं ना, इनकी अधिकता पाई जाती है फ्रेंड्स। ये हमने
उत्पत्ति और आकृति के आधार पे पड़ी हैं जो ये प्रवाल भित्तियाँ थी, और ये 3 प्रकार की थी: तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। तटीय जो होती हैं वो मगन तटों पर बनती हैं, और जो ये अवरोधक होती हैं ये सी से थोड़ी दूरी पर बनती हैं। और फिर हमने जो तीसरी पढ़ी है एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति, ये अंगूठी की तरह पाई जाती हैं। इनको डेविस महोदय ने प्रकृति की अद्भुत रचना माना है, और ये इनमें कभी कभी लैगून भी बनते हैं और ये कभी द्वीप भी बनते हैं, जिसके आधार पर इनको 3 प्रकार से बताया गया है। 3 प्रकार कौन से थे एटोल या वलयाकार प्रवाल भित्ति के? वो थे फ्रेंड्स, ये एक तो था वो एटोल जिसके बीच में द्वीप हों, दूसरा था जिसके बीच में द्वीप ना हो, और तीसरा है जब वो एटोल बनी हो तब उसमें बीच में पहले से कोई भी द्वीप ना हो। ये फिर एटोल का हमने एग्जाम्पल दिया था, प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है उसके पास विकिनी एटोल, फिजी द्वीप के पास फिजी एटोल, एलिस और फुनाफुटी जो एटोल हैं, ये सारे के सारे वलयाकार या फिर एटोल के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्ति। स्थिति के आधार पर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ, सीमांत प्रादेशिक प्रवाल भित्तियाँ, इनको हम अब पढ़ेंगे। देखिए पहला देखिए फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ। जो उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाई जाएंगी, जो कि 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाती हैं। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, इन तीनों महासागरों में उष्णकटिबंधीय जो प्रवाल भित्तियाँ वो पाई जाती हैं। और महासागर के जो पूर्वी किनारे हैं ना, जहाँ पे गर्म जलधारा बहती है, वहीं पे ये पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रवाल जो जीव होगा वो वहीं पे ही जन्म लेगा जहाँ पे उष्ण जो गर्म जलधाराएँ चलती हैं, और जहाँ पे जो उष्ण क्षेत्र है और जिसका टेम्परेचर 18 से 20 तक होता है डिग्री सेल्सियस तक। तो जो ये प्रवाल भित्तियाँ होंगी ये उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएंगी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में ये पाई जाएंगी जहाँ पे गर्म धाराएं बहती हैं। ये था उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ फ्रेंड्स। आगे देखते हैं सीमांत प्रादेशिक प्रवाल भित्तियाँ। जो सीमांत प्रादेशिक प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये दोनों अक्षांशों में, उत्तरी और दक्षिणी में 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। हिमयुग से पहले इनका निर्माण हुआ, और जो प्लिस्टोसीन युग था उसमें सी लेवल नीचा होने से ये बनी थी जो सीमांत प्रादेशिक प्रवाल भित्तियाँ थी। और इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप प्रवाल भित्ति जो कि प्रशांत महासागर में। एक बार फिर से देख लीजिए, जो सीमांत प्रादेशिक प्रवाल भित्तियाँ हैं वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पाई जाती हैं। और इनका निर्माण फ्रेंड्स हिमयुग से भी पहले हो गया था जो सीमांत प्रवाल भित्तियाँ हैं ये। अच्छा, प्लिस्टोसीन युग था जब, उसमें सी लेवल जब नीचा था ना, उसके कारण ये बनी थी। इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप जो प्रवाल भित्ति है प्रशांत महासागर में वो। ठीक है, आगे देखते हैं प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं वो देखिए आप। अब ये देखो, पहला है प्लिस्टोसीन अवतलन सिद्धांत। जो ये प्लिस्टोसीन युग में सागर तल का नीचा होना जिसके कारण वहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ बनी थी। ठीक है, और दूसरा था स्थलखंड की स्थिरता। और जो ये प्लिस्टोसीन अवतलन सिद्धांत था, इन दोनों को ही प्रवाल भित्तियाँ जो बनी हैं उनका मुख्य आधार माना गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए जो अवतलन का जो सिद्धांत है वो क्या है। देखो 1857 में दिया था डार्विन महोदय ने। कौन सा सिद्धांत? अवतलन का सिद्धांत। किससे रिलेटेड था? प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड था फ्रेंड्स। ठीक है, देखो अब डार्विन महोदय ने माना कि प्लिस्टोसीन युग में सी लेवल नीचा हो गया और तटों पर प्रवाल जीव विकसित हुए। ठीक है, क्योंकि जब समुद्र तल नीचा हुआ तो प्रवाल जीव था, उस जीवन संबंधी सभी परिस्थितियां विकसित हो गई और प्रवाल विकसित होने पर एक भित्ति का निर्माण हुआ जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। और डाना महोदय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? जो अवतलन सिद्धांत है वो दिया डार्विन महोदय ने 1857 में। 2 क्वेश्चन बन गए। अवतलन सिद्धांत कब दिया? 1857 में। किसने दिया? डार्विन महोदय ने दिया। और ये अवतलन सिद्धांत क्या था? अवतलन सिद्धांत में डार्विन महोदय ने बताया कि जो प्लिस्टोसीन युग आया ना, उस टाइम पे सी लेवल किसी कारणवश नीचा हो गया। सी लेवल जब नीचा हुआ तो क्या हो गया?
वहाँ पे जो सनलाइट है वो भी मिल रही है, जो प्रवाल जीव होंगे उनके लिए आवश्यक दशाएं हैं, सनलाइट मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, लवणता मिल रही है, तो वहाँ पे जो प्रवाल जीव है ना वो विकसित हो गए। ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके कारण वहाँ पे प्रवाल जीव विकसित हो गए, आवश्यक दशाएं मिल गई उनके जीवन के लिए। ठीक है, फिर जो प्रवाल जीव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हुए, बहुत ज़्यादा होंगे तो वो मरेंगे भी, फिर धीरे धीरे वहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ बननी शुरू हो गई, ऐसी परिस्थितियाँ हुई। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं अवतलन का सिद्धांत। अवतलन यानी कि जो सी लेवल था उसका तल था वो कम हो गया, इसी को ही बोलते हैं अवतलन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया डार्विन महोदय ने, और जो डाना महोदय हैं उन्होंने इनको स्वीकार भी किया। फिर है जो अमेरिकी विद्वान है डेविस, उन्होंने अवतलन सिद्धांत के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। किसने साक्ष्य प्रस्तुत किए? डेविस महोदय ने। ठीक है, अगला है स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत है जो वो किसने दिया? वो मर्रे महोदय ने दिया था। और इनके अतिरिक्त आगासीज, गार्डिनर, ये जो थे इन्होंने भी ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, सबसे पहले अगर नाम आएगा तो वो है मर्रे महोदय, जिन्होंने स्थिर स्थल सिद्धांत दिया। मर्रे महोदय ने क्या बताया था कि जो महासागर होते हैं ना उनके अंदर जो निमग्न जो चबूतरे होते हैं वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि उनमें जो प्रवाल जीव है वो जन्म ले सकता है। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि जो महासागर का जो तल है ना, जो नीतल है, आधार तल है जो महासागरों का, वो परिवर्तनशील होता है। और उन्होंने और भी बताया कि जो प्रवाल जीव होता है वो 30 फैदम की गहराई तक जन्म लेता है। 30 फैदम की गहराई से नीचे जो प्रवाल जीव है उसके लिए आवश्यक दशाएं नहीं होती हैं जीवन के लिए, वो नहीं मतलब वहाँ पे पनपता है। ये बताया किसने? मर्रे महोदय ने। मर्रे महोदय का जो ये सिद्धांत था वो कौन सा था? स्थिर स्थल सिद्धांत था। और मर्रे महोदय के अतिरिक्त जो भी वैज्ञानिक थे वो कौन से थे जिन्होंने इसका समर्थन किया? वो थे आगासीज, गार्डिनर, ये थे जिन्होंने स्थिर स्थल सिद्धांत का समर्थन किया था। और मर्रे महोदय ने इस सिद्धांत में क्या बताया था कि जो समुद्रों के अंदर जो निमग्न जो चबूतरे होते हैं ना, उनके ऊपर, निमग्न जो चबूतरे होंगे उनके ऊपर आवश्यक दशाएं होती हैं प्रवाल जीव के लिए। ठीक है, जीवन के लिए। फिर उन्होंने बताया कि जो महासागर का जो आधार तल होता है वो परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। फिर अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि जो प्रवाल जो जीव होता है वो 30 फैदम की गहराई तक पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मर्रे महोदय ने माना था कि जो महासागर होता है ना उसमें 60 मीटर की गहराई पर क्या होता है कि जो ज्वालामुखी का जो शिखर होता है वहाँ पे भी ये प्रवाल जीव होते हैं, ये विकसित हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि अगर मान लो जो ये ज्वालामुखी के शिखर हैं ये जलमग्न होंगे तो ही ये शिखर जलमग्न होंगे और स्थिर होंगे ना, तो ही वहाँ पर प्रवाल विकसित होता है। ठीक है, तो ये था उनका, जो मर्रे महोदय थे उनका स्थिर स्थल का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि 60 मीटर की गहराई पर ज्वालामुखी शिखर होंगे, उनके ऊपर भी प्रवाल विकसित हो सकते हैं अगर वो ज्वालामुखी शिखर जो है वो जलमग्न हो और वो स्थिर हो फ्रेंड्स। ठीक है, और भित्ति का विकास जलमग्न जो ये शिखर होता है ना, ज्वालामुखी शिखर, उसके बाहरी भागों की ओर होता है, ये उन्होंने माना था मर्रे महोदय ने। तो ये था उनका ये स्थिर सिद्धांत। आगे है आगासीज महोदय का स्थिर स्थल सिद्धांत। आगासीज महोदय ने क्या माना फ्रेंड्स? उन्होंने माना कि मर्रे महोदय की बात ही बताया कि अंतःसागरीय जो चबूतरे होते हैं उन समुद्र में, ये चबूतरे 60 से 100 मीटर गहरे होते हैं, जिनके ऊपर प्रवाल जीव जीते हैं या फिर उनके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ पे वो जन्म लेते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। और वहाँ पे उन्होंने मानी थी प्रवाल की उत्पत्ति वलयाकार। फिर से देखते हैं आगासीज महोदय का। जो आगासीज महोदय हैं उन्होंने भी मर्रे महोदय ने बताया बिल्कुल वैसे ही बताया था कि अंतःसागरीय जो चबूतरे होंगे समुद्र में वहाँ पे 60 से 100 मीटर गहराई पर प्रवाल जो जीव है उनके जीवन के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं, वहाँ पे वो जन्म लेते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और वो वलयाकार प्रवाल माना उन्होंने। ठीक है, ये था आगासीज का स्थल सिद्धांत। बस इनके नाम और वैज्ञानिकों के नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गार्डिनर का स्थिर स्थल सिद्धांत। गार्डिनर महोदय ने क्या बताया? जो गार्डिनर महोदय थे ना, ये एक अमेरिकी विद्वान थे। सबसे पहले ये अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने 1903 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम था स्थिर स्थल सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया कि गार्डिनर महोदय कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने अपना स्थिर स्थल सिद्धांत दिया 1903 में। तो क्वेश्चन बन गया इस गार्डिनर महोदय ने अपना सिद्धांत कौन सा दिया और कब दिया?
1903 में दिया स्थिर स्थल सिद्धांत दिया। ठीक है, जल अवतलन और सागरीय तरंग अपरदन इनको भी शामिल किया था। इन्होंने क्या क्या किया, जो सिद्धांत था ना उसमें स्थिर स्थल यानी कि स्थल स्थिर है, जल अवतलन और सागरीय जो तरंग है उनके द्वारा जो अपरदन होता है, इन 3 चीज़ों को शामिल किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है ये लाइन इस सिद्धांत की, कि जो गार्डिनर जो महोदय थे उन्होंने अपने स्थिर स्थल सिद्धांत था उसमें कौन सी 3 चीज़ें शामिल की थी। पहली थी स्थिर स्थल, दूसरी थी जल अवतलन और तीसरा है सागरीय तरंग अपरदन। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम जो सागरीय तरंगें होंगी वो चट्टानों का अपरदन करेंगी और चबूतरे का निर्माण करेंगी। सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले जो सागरीय तरंगें होंगी वो चट्टानों का अपरदन करेंगी और जो चबूतरा है सागरीय उसका निर्माण करेंगी। फिर चबूतरे पर सी लेवल कम होता है जिससे जो जल अवतलन है वो कहते हैं। अगर मान लो वो चबूतरा बन गया और उस पे छिछला जल है तो उसको हम कहेंगे जल अवतलन, यानी कि वो चबूतरा है वो पानी से ढका हुआ है, जल में मगन है। ठीक है, इस स्थान पर मूंगा पैदा होता है, जल तल स्थिर रहता है। ठीक है, जो चबूतरा बन गया ना वो चट्टानों के टूटने से बना है। ठीक है, चट्टानों का अपरदन था जो वो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया तो फिर ये चबूतरा बन गया, चबूतरा बना और ये जलमग्न हो गया, यहाँ पे छिछला सा जल है, थोड़ा बहुत ये डूबा है। ठीक है, डूबा है तो यहाँ पे जो मूंगा जीव है उसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, जो कि लवणता है, सनलाइट भी मिल रही है क्योंकि कम गहराई है। ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन उसको पानी से मिल रही है तो मूंगा जीव है वो पैदा हो जाएगा यहाँ पे। और जल तल था वो स्थिर है ही, तो आवश्यक परिस्थितियाँ बन गई जहाँ पे मूंगा पैदा हो गया। फिर लास्ट में पैदा होने के बाद ये मरेंगे तो क्या होगा, परवाल भित्तियाँ बनेंगी। इसमें बताया कि जो परवाल है वो 300 मीटर की गहराई पर विकसित होते हैं लेकिन इतनी गहराई पर पैदा नहीं हो पाते। क्या है आगे देखो, ये गार्डिनर का जो स्थिर स्थल सिद्धांत था इसमें 1903 में दिया था इन्होंने, और 3 मुख्य चीज़ें थी, स्थिर स्थल, जल अवतलन और सागरीय तरंगों का अपरदन। सबसे पहले जो सागरीय तरंगें होंगी ना वो चट्टानों को काटेंगी, अपरदित करेंगी, जो भी अपरदन करके लाई उसका डिपोजिशन करेंगी और एक चबूतरा बन जाएगा। वो चबूतरा बनेगा वो जल अवतलन यानी कि जल में वो थोड़ा बहुत डूब जाएगा। और ये चबूतरा बना था ना ये चट्टानों के टूटने से बना है तो ये सॉलिड चीज़ है, ये बह के नहीं जाएगा तो वो स्थिर भी है। फिर ऐसी परिस्थितियाँ बन गई, यहाँ पे सनलाइट भी अच्छे से मिल रही है और लवणता भी मिल रही है यहाँ पे जल के पानी, ये समुद्र के पानी से, और ऑक्सीजन भी मिल रही है पानी से ही। तो यहाँ पे जो मूंगा जीव है वो पैदा होगा और कुछ मान लो जिया, कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा तो मरने से उनका जो शरीर है उसकी जो खोल है वो जम के और परवाल भित्ति बनाएगी। ये था गार्डिनर महोदय का स्थिर स्थल सिद्धांत। मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। डेली महोदय ने जो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया उसमें क्या है देखिए, 1915 में हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था। ठीक है, 1915 में हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया। फिर 1905 में देखिए, 1905 में हवाई द्वीप पर परवाल भित्तियों का अध्ययन किया गया था और देखा कि हिमानी जैसी आकृतियाँ बनती हैं वहाँ पे और वैसी आकृतियाँ परवाल भित्तियों पर भी बनती हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1905 में हवाई द्वीप पर परवाल भित्तियों का अध्ययन किया गया था तो फिर क्या पाया गया उस अध्ययन में कि जो हिमानी है ना उन जैसी आकृतियाँ बनती हैं और वैसी की वैसी आकृतियाँ ही परवाल भित्तियों पर भी बनी हुई है। ठीक है, फिर जो डेली महोदय थे उन्होंने अपने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत को 6 मान्यताओं में पूरा किया। तो वो 6 मान्यताएं कौन सी थी वो देखते हैं हम। अब देखिए, डेली महोदय ने कोरल रीफ का बनना हिमकाल या प्लिस्टो युग बताया था। हमने पहले भी पढ़ा है यही। उन्होंने हिमकाल को माना डेली महोदय ने कि हिमकाल में जो कोरल रीफ्स हैं वो बनी सबसे पहले। फिर उन्होंने क्या माना कि सागरीय जल बर्फ बनकर हिमतल में बैठ गया और जो सागरीय तल में 60 से 76 मीटर की कमी आ गई, यानी कि जो सागर का जो तल था वो 60 से 76 मीटर और नीचे चला गया। ठीक है, आगे है सागर तल में कमी आने पर महासागरीय जो तट थे और द्वीपों के किनारे पर जो चबूतरे थे वो बन गए। सागरीय जो तल था जब उसमें कमी आई तो जो महासागरीय तट थे और जो द्वीप थे उनके किनारे पर चबूतरे बन गए। ठीक है, यानी कि जो वो चबूतरे थे वहाँ पे जो पानी था उसमें कमी आ गई। फिर अगला था बर्फ़ पिघल गई तो जो तल था वो 60 से 70 मीटर कम हुआ था वो उसमें वापस से वृद्धि हो गई। अगला उन्होंने क्या माना,
जब जल में वृद्धि होने से महासागरीय तट के चबूतरे जल के नीचे डूब गए और मूंगा नामक जीव की उत्पत्ति हुई और मरने से प्रवाल भित्तियां बन गई। अगला है, जब प्रवाल जीवों को भोजन की सभी चीज़ें मिल गई तो वो अधिक विकसित हुए और बीच में जो बीच का जो भाग था वहाँ पे वही था जो भित्तियाँ बनी वो मरे, फिर जो टूटा फूटा हो गया वहाँ पे लैगून बन गए। अब इसको हम फिर से पढ़ते हैं। देखो, डेलीमोदे ने दिया था महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत और अपने सिद्धांत को 6 मान्यताओं में उन्होंने पूरा किया था। वो 6 मान्यताएं ये थी, सबसे पहले माना डेलीमोदे ने कि जो कोरल रीफ्स बने हैं, जो प्रवाल भित्तियाँ बनी हैं, वो सबसे पहले बनी हिमकाल में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि जो सागरीय जल है ना, बर्फ बनकर हिमतल में बैठ गया। मतलब ऐसी परिस्थितियां हुई कि सागर का पानी जम गया और वो तली में बैठ गया और सागरीय तल था जो उसमें 60 से 76 मीटर की कमी आ गई। ठीक है, मतलब बर्फ बनेगी, वो पानी है, पानी तो ज़्यादा ऊपर तक है लेकिन वो जम जाएगा। तो बर्तन में देखना, पानी बर्तन को हम ऊपर तक भर देंगे और फिर उसको बाद में बर्फ़ जमाएंगे तो थोड़ा बहुत वो नीचे की ओर बर्फ़ जमी होती है, तो थोड़ा एरिया, वो ऊपर वाला एरिया था ना, वो इसी तरह समुद्रों में भी हो गया कि जो तली में था वो पानी वो बैठ गया, तो जो ऊपर वाला जो किनारा था ना वो अलग से दिखाई देने लग गया। तो वहाँ पे बन गए महाद्वीपीय तट या फिर जो चबूतरे थे वो दिखाई देने लग गए। फिर कुछ टाइम के बाद जो बर्फ़ बना था ना वो पानी पिघल गया, पिघला तो जो तल था वापस से ही वो 60 से 70 मीटर कम हुआ था, वो वापस से ही उतना ही वो वृद्धि होगी उस तल की। फिर क्या हुआ, जो जल में जो वृद्धि हुई थी और जो चबूतरे दिखाई दे रहे थे ना, वो चबूतरे फिर से डूब गए, तो वहाँ पे छिछला सा पानी हो गया। फिर देखो, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सभी सिद्धांतों में कि जो मूंगा है वो मगन तटों पर जो छिछला जल है वहाँ पे ही उसके लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो यहाँ पे भी बर्फ़ जमी थी, फिर वापस से वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो गई, वो चबूतरे थे वो पानी में डूब गए और आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे जो पानी से लवणता मिल गई, पानी से ऑक्सीजन मिल गया और सन से सनलाइट मिल गई, और फिर वहाँ पे वही परिस्थितियाँ बन गई जो मूंगा जीव के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं। वो जीव वहाँ पे पैदा हो गया, बहुत सारे जीव पैदा हुए। कुछ टाइम के बाद जब वो मर गए तो वहाँ पे वो उनका जो खोल था, शरीर था, वो परत दर परत जमने लगा और प्रवाल भित्ति बनती चली गई। ठीक है, इसी तरह से जो डेलीमोदे थे उन्होंने अपना फिसलन का सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत था, डेलीमोदे ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये लास्ट सिद्धांत है, ये है कास्टिक सोसर सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था ये दिया था याबो और आसोनमोदे ने। किसने दिया था? याबो और आसोनमोदे ने। असानो नाम है ये। आगे है, इन्होंने क्या माना था, ये कास्टिक सोसर सिद्धांत था। इन्होंने याबोमोदे ने, असानोमोदे ने क्या माना कि जो समुद्र में जो चूने के टीले हैं उनके ऊपरी भागों पर प्रवाल भित्तियाँ बन गई। ठीक है, समुद्रों में चूने के टीले हैं, वहाँ पे ऊपरी भाग जो है ना उनमें प्रवाल भित्तियाँ बन गई, ये माना ये याबो और असानोमोदे ने। लेकिन फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि देखो जो चूना है ना, चूना क्या होता है, वो पानी में घुलनशील होता है चूना। लेकिन इसमें क्या बताया है याबोमोदे ने कि जो चूने के जो टीले थे उनके ऊपरी भागों पर प्रवाल भित्तियाँ बनी हैं। आप सोचिए एक बार, अगर चूना जम रहा है तो क्या वो पानी में मेल्ट नहीं होगा? एकदम से इसके टीले कैसे बन जाएंगे? चूना तो पानी में वो घुल जाता है, घुलनशील होता है। तो इसको इस कारण से जो ये वाला सिद्धांत था ना, इसको अच्छा नहीं माना गया, ये फेमस नहीं हुआ था, जो कि प्रवाल भित्ति से रिलेटेड था, ये फेमस नहीं हो पाया था फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स प्रवाल भित्तियों का हमारा टॉपिक, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कल से हम अपना इन्वायरमेंट ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।